बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये समझ हो कि आखिर ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन टैक्स लॉ में है क्यों, ये क्यों इतनी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन बनाई गई है। इसको समझने के लिए हम इस स्क्रीन को दो हिस्सों में डिवाइड करें। लेट्स से दिस राइट साइड ऑफ स्क्रीन इज़ पाकिस्तान और बाकी सारी दुनिया जो है वो इस साइड पे। अगर पाकिस्तान में हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है और पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है तो वी विल गेट इट फ्रॉम आउटसाइड एंड दिस इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट। नाउ ये जो इम्पोर्ट है ये हो सकता है यहाँ पे कोई लोकल बिजनेसमैन है जो बेसिकली ये काम कर रहा है कि वो ये समझता है कि एक प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड मौजूद है इस मुल्क में और मुझे ये अगर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है तो मुझे बाहर से लानी चाहिए और यहाँ पे मुझे बेचना चाहिए। अ, बिल्कुल इससे मिलती जुलती एक और सिचुएशन ये हो सकती है कि पाकिस्तान के बाहर कोई सेलर मौजूद है और वो ये फाइंड आउट करता है कि पाकिस्तान में एक प्रोडक्ट की डिमांड मौजूद है, तो मैं क्यों ना पाकिस्तान में जाकर अपना कोई प्लेस ऑफ बिजनेस बना लूं और फिर इस डिमांड को मटेरियलाइज कर लूं, कैपिटलाइज कर लूं और इससे मुनाफा कमाना शुरू कर दूं। ना दोनों सूरतों में प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान में बिक रही है, लेकिन आप इन ये जो फर्स्ट सिचुएशन है और ये जो सेकंड सिचुएशन है, इन दोनों में बहुत मेन डिफरेंस है। बहुत मेन डिफरेंस ये है कि ये जो फर्स्ट सिचुएशन है यहाँ पे भी लेट्स से वो सेम ही आइटम है, लेकिन इस सेलर की कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं यहाँ की डिमांड को कैपिटलाइज करूँ। ठीक है जी। सो लेट्स से मैं इस सेलर को कह देता हूँ ए और जो पाकिस्तान में जो लोकल बिजनेस है आई विल कॉल इट बी। तो जो फर्स्ट सिचुएशन है इसमें हु इज ड्राइविंग दिस बिजनेस, वो बी ड्राइव कर रहा है। लेकिन जो सेकंड सिचुएशन है उसमें इस बिजनेस को कौन ड्राइव कर रहा है, ए ड्राइव कर रहा है। वो ये खुद रियलाइज कर रहा है कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट की ज़रूरत है और मुझे यहाँ पे इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए। नाउ ये दोनों सिचुएशंस जो हैं इसको इसलिए हमने डिस्कस किया है कि हमें एक तो ये मालूम है कि पाकिस्तान के टैक्स लॉ के मुताबिक आप एक तो रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स इनकम को टैक्स कर सकते हो और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों को टैक्स करेंगे। सो रेजिडेंट के केस में आप पाकिस्तान सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम दोनों को टैक्स करेंगे। लेकिन नॉन रेजिडेंट के केस में पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम को टैक्स कर सकते हैं, उसकी फॉरेन सोर्स इनकम को टैक्स नहीं कर सकते। तो अब ये दोनों सूरतों में देखें, ये जो सेलर है ये प्रॉफिट तो अर्न कर रहा है, लेकिन यानी सिचुएशन वन में भी और सिचुएशन टू में भी सेलर प्रॉफिट तो अर्न कर रहा है, लेकिन सिचुएशन वन के अंदर ये एक्चुअली बिजनेस बी का है और सिचुएशन टू के अंदर ये एक्चुअली ए का बिजनेस है जो एक्चुअली प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो अब ये जो सारा सिनेरियो है इसमें टैक्स लॉ भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है कि यहाँ पे चूंकि सिचुएशन टू के अंदर आप पाकिस्तान सोर्स इनकम कमा रहे हो और आप एक नॉन रेजिडेंट हो, तो इसलिए आपको इस इनकम के ऊपर टैक्स अदा करना चाहिए। जबकि सिचुएशन वन के अंदर क्या है कि आप का कोई इंटेंशन नहीं है, ये तो एक्चुअली बी जो पाकिस्तान में लोकल बिजनेसमैन था वो जाकर सामान ले आया और लाके यहाँ बेचना शुरू कर दिया अपने प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। तो यहाँ आपका कोई इंटेंशन नहीं था, यानी जो नॉन रेजिडेंट है उसका कोई इंटेंशन नहीं था। तो ऑल्दो जो ट्रांजैक्शन है वो देख एट द फेस ऑफ इट सेम लगती है, लेकिन इसको पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं माना जाता। नाउ अब इसको टेक्निकली कैसे प्रोनाउंस किया जाता है टैक्स लॉ में। पहली चीज़ तो मैं एक आपको ये क्लियर कर दूं कि जो सी इंटर या इनिशियल जो लेवल है आपके सिलेबस में ये नहीं है कि बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम कैसे डिटर्मिन करते हैं। ये सी फाइनल में जाके आपको आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। अभी तो सिर्फ आपके सिलेबस में एक डेफिनीशन है जो कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की है, और अब आप परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन को समझने के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं कि नॉन रेजिडेंट के केस में अगर उसकी पाकिस्तान में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगी तो फिर ये ट्रांजैक्शन पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाएगी, और अगर उसकी पाकिस्तान में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी तो फिर ये ट्रांजैक्शन जो है वो नेचर ट्रांजैक्शन टाइप ऑफ वन समझी जाएगी, ट्रांजैक्शन टाइप टू नहीं समझी जाएगी। लेकिन अगर उसकी पाकिस्तान में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगी तो फिर ये ट्रांजैक्शन टाइप टू समझी जाएगी और जो भी सेल हो रही है वो पाकिस्तान सोर्स इनकम मानी जाएगी और
जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो उसको टैक्स कर सकता है। सो इन अ नटशेल, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट वो चंद एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अगर मौजूद होंगे किसी भी बिजनेस के अंदर और नॉन रेजिडेंट उसको ऑपरेट कर रहा हो बाहर से, तो फिर जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान में सेल करेगा उसको पाकिस्तान और सोर्स इनकम मान लिया जाएगा, राइट। सो नॉन रेजिडेंट इज सिटिंग आउटसाइड पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में कोई चीज़ बेच रहा है और अगर पाकिस्तान में वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट रखता है, ओन करता है, तो फिर यही जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान में सेल करेगा ये उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम मानी जाएगी और टैक्सेबल हो जाएगी। और इसके वाइस वर्सा क्या है कि अगर उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है पाकिस्तान में और नॉन रेजिडेंट की कोई चीज़ पाकिस्तान में बिक रही है, तो उसको पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं माना जाएगा, यानी उसको फिर टैक्स नहीं किया जाएगा। सो ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट है। अब हर मुल्क के कानून में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ। और ऑब्जेक्टिव परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को डिफ़ाइन करने का टैक्स लॉ में यही होता है कि वो मुल्क किस तरह की नॉन रेजिडेंट की आमदन को टैक्स करना चाहता है। सो अगर नॉन रेजिडेंट का पाकिस्तान में इस तरह का बिजनेस हो जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन पे पूरा उतरता हो, तो फिर उसकी जो पाकिस्तान में सेल होगी वो पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाएगी और उसके ऊपर उसने पाकिस्तान में टैक्स अदा करना होगा। सो अब परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं कि है क्या। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इज a fixed place of business through which business of a person is wholly or partly carried on, and it includes, इसमें शामिल क्या क्या है, place of management, branch office, factory, workshop, premises for soliciting orders, warehouse, permanent sales exhibition, sales outlet other than liaison office। ये सारे के सारे डिक्शनरी मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है। तो अगर नॉन रेजिडेंट, हालांकि लॉ के अंदर सिर्फ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट डिफाइन हुआ है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन नहीं है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन है। तो अगर नॉन रेजिडेंट का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगा पाकिस्तान में, तो फिर उसको हम जो है वो उसकी उसकी ट्रांजैक्शन को पाकिस्तान सोर्स इनकम कहना शुरू कर देंगे और उसके ऊपर यानी कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि फिर नॉन रेजिडेंट को उस इनकम के ऊपर टैक्स अदा करना होगा। जो लियाज़न ऑफिस है वो बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए एक दफ्तर होता है जहाँ पे आप गाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, जी आप किस तरह हमारे साथ बिजनेस कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज ले सकते हैं या हमारी प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब ये लियाज़न ऑफिस अगेन अगर कॉन्ट्रैक्ट्स को निगोशिएट करता हो और वो सेल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हों, तो ऐसी सूरत में वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहलाएगा। इनमें से कुछ भी फॉर्म अगर आप रखते हैं पाकिस्तान में, तो फॉर्म ऑफ बिजनेस रखते हैं, तो वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में फॉल करेगा। इसी तरह लियाज़न ऑफिस अगर आप है, आपका पाकिस्तान में है, कम्युनिकेशन के लिए कोई दफ्तर बनाया हुआ है और वो सेल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को फाइनलाइज कर रहा है, नेगोशिएट कर रहा है, तो फिर वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट्स को नेगोशिएट नहीं करता है या सिर्फ और सिर्फ परचेज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स को नेगोशिएट करता है, यानी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान से ख़रीदारी करता है, सिर्फ बेचता नहीं कुछ यहाँ, तो फिर उस दफ्तर को परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर लियाज़न ऑफिस कॉन्ट्रैक्ट्स को नेगोशिएट नहीं कर रहा है, तो इस सूरत में भी वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कंसिडर नहीं होगा। अगर पाकिस्तान में कोई माइन, ऑयल और गैस वेल, क्वारी, एनी अदर प्लेस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अगर ऐसी कोई यानी प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में आपकी, तो फिर वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मानी जाएगी। एंड एग्रीकल्चरल, पेस्टरल और फॉरेस्ट्री प्रॉपर्टी, तो वो भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मानी जाएगी। वर्चुअल प्लेस ऑफ वर्चुअल बिजनेस प्रेजेंस, दैट इज बिजनेस थ्रू इंटरनेट। ये बेसिकली जो बड़े बिजनेसेस हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, सो ये इन बिजनेसेस को टैक्स नेट में लाने के लिए एक एनेबलिंग प्रोविज़न ऐड की गई है। ऑल्दो अभी एफबीआई इतना तगड़ा नहीं है कि इनको टैक्स किया जा सके, लेकिन बहरहाल एक एनेबलिंग प्रोविज़न है। इनके अलावा भी कोई अगर इंटरनेट के थ्रू प्रेजेंस है किसी बिजनेस की, तो उसको टैक्स नेट में लाने के लिए ये एक एनेबलिंग प्रोविज़न है कि अगर आपकी फिज़िकल प्रेजेंस नहीं है, इंटरनेट के थ्रू आप प्रेजेंट हैं पाकिस्तान में, तो वो भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा।
कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट और ये जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हैं अगर 90 दिन से ज़्यादा हैं पिछले 12 महीने में तो ये भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कंसिडर होगा। फर्निशिंग सर्विसेज थ्रू एम्प्लॉयज़, अगर आप एम्प्लॉयज़ के थ्रू सर्विसेज पाकिस्तान में प्रोवाइड करते हैं तो ये भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कंसिडर होगा। अगर पाकिस्तान में एजेंट है आपका कोई, जैसे ऑथराइज डीलरशिप जो होती है वो एक एजेंट होता है, तो अगर आपका पाकिस्तान में कोई एजेंट है, देखना पड़ेगा कि वो एजेंट डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अगर तो वो डिपेंडेंट एजेंट है तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगा, और अगर वो इंडिपेंडेंट एजेंट है तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कंसिडर नहीं होगा। जो अगर सब्सटैंशियल इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड टू जनरेट इनकम तो ये भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा। और अगर कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है जो कि आप मेंटेन कर रहे हैं पाकिस्तान में तो ये भी। सो अब हम ज़रा ये इसकी मज़ीद तफसील देख लेते हैं कि डिपेंडेंट एजेंट क्या है और फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, इसकी भी कुछ तफसील मौजूद है टैक्स लॉ में। सो डिपेंडेंट एजेंट को पहले देखते हैं ज़रा कि किस किस्म का एजेंट जो है उसको कहा जाएगा कि वो डिपेंडेंट एजेंट है, और जो डिपेंडेंट एजेंट है वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट समझा जाता है। नाउ इफ़ द एजेंट हैज़ एंड हैबिचुअली एक्सरसाइजेस, हैबिचुअली का मतलब ये है कि अपनी रूटीन में वो क्या करता हो, हैज़ एन अथॉरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स, वो कॉन्ट्रैक्ट्स को फाइनलाइज करके उनको कंक्लूड करता हो ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन वो नॉन रेजिडेंट, आप समझ लो कि वो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट्स को कंक्लूड कर देता हो, और हैबिचुअली कंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट्स और हैबिचुअली प्लेज द प्रिंसिपल रोल लीडिंग टू कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, यानी नॉन रेजिडेंट ने जाहिर सी बात है इसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी होंगी ऑलरेडी, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो फैसले करता होगा और कॉन्ट्रैक्ट्स को कंक्लूड कर लेता होगा। ठीक है जी। और वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो फिर कंक्लूडेड समझे जाते होंगे विदाउट एनी मटेरियल मॉडिफिकेशन बाय द पर्सन, एंड दोज कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन द नेम ऑफ द पर्सन। और वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते भी किसके नाम पे हैं, लेट्स से ये नॉन रेजिडेंट इज ए, तो यहाँ पे जो बंदा है ये कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी ए होता है और बी जो है वो लेट्स से जिस जिस क्योंकि ज़ाहिर है ये एजेंट है, ये तो पाकिस्तान में कोई और बिजनेसमैन होगा जिसका इससे कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को ये खुद से कंक्लूड कर लेता है बी के साथ और फिर इन दोनों का मुआहदा करवा देता है। तो डेफिनेटली ये अगर ऑपरेट कर रहा है तो इसको नॉन रेजिडेंट ने ही यानी ए ने ही कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है जिसकी बेस पे वो कर रहा है, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन द नेम ऑफ द पर्सन होता है। और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या कुछ हो सकता है उसमें, या तो इसकी कोई प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफ़र हो रही है, ये जो पॉइंट बी लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है या कोई राइट आप उसको दे रहे हैं। ठीक है, या तो कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या कोई राइट बेच रहे हैं या कोई चीज़ बेच रहे हैं, उस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है। और फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय दैट पर्सन, या फिर इस पर्सन ने कोई सर्विसेज इसको प्रोवाइड करनी है, बी को प्रोवाइड करनी है। सो अगर ये बीच में ये जो एजेंट है अगर ये मौजूद है तो ये एजेंट और ये जो एजेंट है ये टोटली नॉन रेजिडेंट के इंस्ट्रक्शन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स कंक्लूड कर देता है, तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट एजेंट समझा जाएगा। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि ये खुद से कंक्लूड कर रहा है, और जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो नॉन रेजिडेंट और पाकिस्तान में कोई और जो बिज़नेस है उसके दरमियान वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये ज़ाहिर सी बात है अगर इसके बिहाफ पे ये बंदा फैसले कर रहा है तो ये इसका डिपेंडेंट एजेंट ही होगा। जो पॉइंट सेकंड है उसमें लिखा हुआ है कि हैज़ नो सच अथॉरिटी, कि उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स कंक्लूड करने की तो अथॉरिटी नहीं है, बट हैबिचुअली मेंटेन्स अ स्टॉक इन ट्रेड, लेकिन रूटीन के अंदर वो क्या करता है एक स्टॉक इन ट्रेड मेंटेन करता है, और अदर मर्चेंडाइज फ्रॉम विच द एजेंट रेगुलरली डिलीवर्स गुड्स और मर्चेंडाइज ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन, और वो रूटीन में स्टॉक्स मेंटेन करता है और रूटीन के अंदर उन सामान सप्लाई करता है नॉन रेजिडेंट का, तो फिर ऐसी सूरत में ये बंदा डिपेंडेंट एजेंट समझा जाएगा। और डिपेंडेंट एजेंट होने का कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि आप अगर आप डिपेंडेंट एजेंट हैं तो फिर आप परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कंसिडर होते हैं। नाउ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, इसके लिए टैक्स लॉ ने क्या बताया जी, टैक्स लॉ ने बताया ये अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस दैट इज यूज्ड और मेंटेन्ड बाय अ पर्सन इफ द
if the person or an associate of a person carries on business at that place or at another place in Pakistan. अगर वो पाकिस्तान में किसी भी जगह से अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, चाहे वो खुद कर रहा हो चाहे उसका एसोसिएट कर रहा हो, तो वो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन में आएगा. That place or other place constitutes a permanent establishment of the person or an associate of the person under this subclause. तो फिर वो अगर वहाँ से आप बिजनेस अपना कंडक्ट कर रहे हैं, चाहे आप खुद कर रहे हो चाहे आपके अपने एसोसिएट के थ्रू कर रहे हो, तो वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मानी जाएगी. जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय द पर्सन और एन एसोसिएट ऑफ द पर्सन एट सेम प्लेस और एट मोर देन वन प्लेस कंस्टिट्यूट complementary functions that are part of a cohesive business operation. Complementary functions, cohesive business operations, यानी आप पाकिस्तान में बिजनेस तो ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन से बचाने के लिए आप अपने बिजनेस को फ्रेगमेंटेड रखते हैं. यानी इसका मतलब ये है कि लेट्स से अगेन एज्यूम करते हैं कि राइट साइड इज पाकिस्तान एंड दिस इज द वर्ल्ड आउटसाइड, और आप लेट्स से मिसाल के तौर पे अगर आप सेल फोन बेचते हो, नाउ दिस इज़ अ मेड अप एग्जांपल, इसकी कोई प्रैक्टिकल मेरे पास बेसिस नहीं है, लेकिन मैं फ्रेगमेंटेड बिजनेस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वक्त कि अगर आप पाकिस्तान में कोई ऑफिस बनाते हैं और आपके सेल फोन्स यहाँ पे आते हैं और फिर यहाँ से पब्लिक को सेल किए जाते हैं, तो ये तो क्लियरली परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कंसिडर होगा और आपकी ये सारी सेल पाकिस्तान सोर्स इनकम मानी जाएगी, उस पर टैक्स देना पड़ेगा. अब आप इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि आप सेल फ़ोन पूरे का पूरा पाकिस्तान में लाते ही नहीं, बल्कि आप सेल फ़ोन को अलहदा कर देते हैं, उसकी बैटरी को अलहदा कर देते हैं, उसके ईयरफोन्स को अलहदा कर देते हैं, आप उसके चार्जर को अलहदा कर देते हैं. सो आप उसको 4 मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में पाकिस्तान में लाते हैं और पाकिस्तान में आपके एसोसिएटेड कंपनीज हैं जो कि इसको दोबारा से सेल फ़ोन पैक करके सेल कर देते हैं. अब एक्चुअली आप करना ही चाह रहे हैं, आप किसी भी ऑफिस में आपको वो पूरा सेल फ़ोन जो सारी दुनिया में आप बेच रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसके पास सिर्फ सेल फ़ोन है, इसके पास सिर्फ बैटरी है, इसके पास सिर्फ ईयरफोन्स हैं, इसके पास सिर्फ चार्जर्स हैं और इसको जोड़ कर बेचते हैं. नाउ दिस इज़ अ फ्रेगमेंटेड बिजनेस. आपने बिजनेस को फ्रेगमेंट किया क्योंकि आप परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन को अवॉइड करना चाह रहे थे. तो टैक्स लॉ भी थोड़ा सा मेच्योर हुआ, उसने परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन को रिफ़ाइन कर दिया और उसको रिफ़ाइन करके उन्होंने कहा जी कि अगर आपका कोई कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशन है, यानी कोई ऐसा बिजनेस ऑपरेशन है जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में आते हैं और आप जो है वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कंसिडर होंगे अगर आप इस तरह से अपने एसोसिएट्स के थ्रू बिजनेस जो है वो कर रहे हैं पाकिस्तान में. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट. जो स्टार्ट में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसको जहन में रखेंगे तो फिर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन और उसके मीनिंग्स और उसके पर्पसेस आपको सही तरह समझ आएंगे. सो आई विल वेट फॉर योर क्वेश्चंस इफ एनी. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर.